हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपने देखा था पिछले लेक्चर में कि अमीटर वोल्ट मीटर क्या होता है और उसके टाइप्स आपने देखे थे, क्लासिफिकेशन। आज हम बात करेंगे उसी के आगे। हम देख रहे थे क्लासिफिकेशन देखे और उसके बाद हमने देखा इरर। अमीटर और वोल्ट मीटर में क्या इरर हो सकते हैं, किसके बेस पे हो सकते हैं। जैसे फ्रैक्शनल था, चेंज इन टेम्परेचर था, डिसबैलेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट था, मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल था। ये चीज़ें हमने देखी। उसके बाद हमें कुछ कंट्रोलिंग देखना था। जैसे कि आपने स्प्रिंग कंट्रोल देखा था, क्योंकि कुछ अमीटर वोल्ट मीटर या कोई वाट मीटर कोई भी हो तो उसमें एक हर सभी में जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं लेबोरेटरी में जो मिलेंगे उसमें सब में एक मीटर लगा होगा और वो स्प्रिंग कंट्रोल या किसी और तरीके से कंट्रोल होता रहा होगा, लेकिन मीटर ज़रूर आपको लगा मिलेगा। तो हम इसमें हमने देखा कि स्प्रिंग कंट्रोल किस तरह से किया गया था कि उसमें स्प्रिंग लगी है, फिक्स्ड पॉइंट है, मूविंग पॉइंट है, मूविंग पॉइंट की साइड नोड लगा है आपका। जब उस पर प्रेशर अप्लाइड करते हैं डिफ्लेक्शन टॉर्क प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से हमारा पॉइंटर मूवमेंट में जाता है और उस मूवमेंट का अपोज करने के लिए एक टॉर्क और लगता है जो उसको अपोजिशन टॉर्क या कंट्रोलिंग टॉर्क कहते हैं, जो आपके पॉइंटर को कंट्रोल करता है और स्थिर करने में मदद करता है। और जब हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क इक्वल हो जाता है, उस कंडीशन में हमें हमारी एक्यूरेट रीडिंग मिल जाती है। ये तो था स्प्रिंग कंट्रोल आपका। आज हम बात करेंगे ग्रेविटी कंट्रोल की। स्प्रिंग कंट्रोल के बाद आपका ग्रेविटी कंट्रोल भी आता है। तो ग्रेविटी कंट्रोल क्या होता है? टू वेट कैन एडजस्ट ऑन 90 डिग्री। ग्रेविटी कंट्रोल स्प्रिंग कंट्रोल की ही तरह होता है, बस थोड़ा इसमें फ़र्क होता है। स्केल पैमाने जो हैं वो सेम रहते हैं। इसमें भी पॉइंटर लगा होगा, कंट्रोलिंग टॉर्क लगेगा, डिफ्लेक्शन टॉर्क लगेगा। बस इसमें क्या है, इसमें आपका 90 डिग्री पे दो बैलेंसिंग वेट लगे होते हैं जो क्या करते हैं, जो पॉइंटर को मूव करवाने में मदद करते हैं। आपका बैलेंसिंग वेट दिख रहा है इसमें। बैलेंसिंग वेट और कंट्रोलिंग वेट ये दोनों लगे होते हैं जो बैलेंस और कंट्रोल करते हैं एक दूसरे को। जब हम सप्लाई देते हैं इलेक्ट्रिसिटी की या हमें जो भी मेजर करना है तो हम इसमें अप्लाई करेंगे चार्ज, तो क्या होगा, इसमें फोर्स लगेगा जिसको हम डिफ्लेक्टिंग कहते हैं। बैलेंसिंग वेट पे एक फोर्स लगेगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है। तो आपका डिफ्लेक्शन और कंट्रोलिंग ये दोनों सब में रहेगा। जितने भी कंट्रोल आएंगे, चाहे वो स्प्रिंग कंट्रोल हो, ग्रेविटी कंट्रोल हो, डैम्पिंग कंट्रोल हो, कोई भी हो, तो इसमें हम देखेंगे कि टू वेट कैन एडजस्ट ऑन 90 डिग्री। दो वेट लिए गए हैं, कंट्रोलिंग वेट और बैलेंस वेट, जो 90 डिग्री पे एडजस्ट किए गए हैं। नाइन्टी डिग्री पे आपके जो एडजस्ट किए गए हैं वो हैं, ये देखिए, आपको मैं ऐसे बताता हूँ। ये देखिए, एक तो आपका ये बैलेंसिंग वेट है और दूसरा ये है आपका कंट्रोलिंग वेट। ये जो नीले कलर में दिख रहा है आपका कंट्रोलिंग वेट लिखा है, ये मूवमेंट के बाद की कंडीशन है। जब ये मूव करता है तो किस और मूव करता है, जैसे ये आपका इस साइड मूव करेगा तो जब ये पॉइंटर आपका मूव करेगा तो ये इधर आएगा और ये इधर आएगा। जब इस कंडीशन पे आएगा तो इसमें एक क्या बनेगा, एंगल बनेगा डब्लू। और डब्लू के सापेक्ष आपको पता है वन साइड साइन और अदर साइड कॉस बनता है, डब्लू साइन थीटा और डब्लू कॉस थीटा। तो ये आपका बैलेंसिंग टॉर्क था और बैलेंस और बैलेंस की दो कंडीशन थी। बैलेंसिंग वेट था और ये था आपका कंट्रोलिंग वेट। ये आपका पॉइंटर है, ऊपर आपका स्केल है। जब इसमें टी लगेगा तो ये अपनी जगह से मूव करेगा, उसका अपोजिट फोर्स लगेगा टी। तब आप रिटर्न में देख लीजिए। A gravity control system to weight can adjust on 90 degree and it's called gravity control and balance control। 90 डिग्री पे दो वेट लगे होंगे जो एडजस्ट करेंगे। 90 डिग्री के एडजस्टमेंट में दो वेट लगे होंगे जिन्हें हम कंट्रोल वेट और बैलेंस वेट कहते हैं। व्हेन इट इज़ परपेंडिकुलर, जब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो ये पैरेलल में होंगे। देन इट आल्सो पैरेलल, तब ये हमेशा पैरेलल में ही होंगे, सीरीज में कभी नहीं होंगे। एंड दीज रीजन द ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम यूज ओनली फ्लैट फिटेड इंस्ट्रूमेंट। और ये चीज़, ये आपका ग्रेविटी कंट्रोल केवल वहीं पे यूज किया जा सकता है जहाँ पे फ्लैट फिटेड कंट्रोल हो, मतलब एकदम सपाट हो, सीधा हो। सीधे हम एकदम सीधी जगह पे रखें, ऐसा नहीं कि हम इसको थोड़ा बेंड कर दें, टेढ़ा कर दें। अगर इसका एंगल गड़बड़ हो, थोड़ा भी चेंज हुआ, 90 डिग्री से 80 डिग्री हुआ, 85 हुआ, 87 हुआ, तो आपकी रीडिंग में डिसबैलेंस हो जाएगा। और आप अगर बड़े पैमाने पे रीडिंग ले रहे हैं तो वहाँ पे 1-2% का इरर बहुत बड़ा इरर माना जाता है। अगर आपका 90 डिग्री पे लेना है, आपको 85 डिग्री पे आ रहा है, तो रीडिंग में काफ़ी डिफरेंस आ जाएगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉसेस भी हो सकते हैं।
तो इसीलिए इसको वहीं पे यूज़ किया जाता है जहाँ फ्लैट फिटेड इंस्ट्रूमेंट होता है। आपका कंट्रोलिंग टार्क इज इक्वल टू होता है, इसमें ये कंट्रोलिंग टार्क है, ये आपका कंट्रोलिंग टार्क है। कंट्रोलिंग टार्क इज इक्वल टू डब्ल्यू कास थीटा। और आपको पता था कि डिफ्लेक्शन टार्क क्या था, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट था स्प्रिंग कंट्रोल में भी, तो वो चीज़ यहाँ सेम रहेगी। टी सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वहाँ पर कंट्रोलिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था थीटा के एंगल के, और आपका डिफ्लेक्शन टॉर्क था करंट के। तो बातें चीज़ें वही है, डिफ्लेक्शन टॉर्क है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जो आपका कंट्रोलिंग टॉर्क है वो साइन एंगल फॉर्म में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री पे एडजस्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से वेटों को, तो ये हो जाएगा टी सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। और जब हम बैलेंस कंडीशन देखते हैं टी डी इक्वल टू टी सी, आपकी बैलेंस कंडीशन तभी रहेगी जब कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क दोनों इक्वल होंगे। अदरवाइज हमेशा आपकी कंडीशन अनबैलेंस्ड रहेगी, जिसमें टी सी ग्रेटर हो सकता है या टी डी ग्रेटर हो सकता है, जिसका फोर्स अधिक होगा वो ग्रेटर होगा। तो जब टी डी इज इक्वल टू टी सी है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू कंट्रोलिंग टॉर्क है, तो इट मीन साइन थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और उस समय आप अगर एंगल निकालेंगे साइन इनवर्स आई आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका था ग्रेविटी टॉर्क। कि ग्रेविटी कंट्रोल या ग्रेविटी कंट्रोल किस तरह से किए करते हैं, अगर हम यूज कर रहे हैं ग्रेविटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट, या हम जो मीटर की रीडिंग ले रहे हैं उसमें हम स्प्रिंग कंट्रोल ना लगा के ग्रेविटी कंट्रोल लगाए हैं, तो उसकी फंक्शन किस तरह से होती है वो आपने देखा। और यही फंक्शन ग्रेविटी कंट्रोल में हर जगह मिलेगा। अब इसके बाद आप देखेंगे एयर पिस्टन डैम्पिंग। हमारी जो स्प्रिंग लगी होती है, जो मीटर रीडिंग देती है, वो उसमें हर जगह एक ही नहीं रहती है, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें रहती हैं। कहीं आपको स्प्रिंग कंट्रोल मिलेगी, कहीं ग्रेविटी कंट्रोल मिलेगी, और कहीं पर एयर पिस्टन डैम्पिंग मिलेगा, या कहीं पर आपको फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग मिलेगा। डिपेंड कर रहा है आप किस हिसाब से मेजर कर रहे हैं। जब एयर पिस्टन डैम्पिंग की बात करेंगे तो इसका फिगर आपने देखा है, ये आपका स्केल है, ये चीज़ आपका स्केल है, ये आपका पॉइंटर है, ये फिक्स पॉइंट है जिसे एक्स पॉइंट कहेंगे, जो फिक्स रहेगा। यहाँ से हमारा कनेक्ट रहेगा पिस्टन। कलर चेंज कर देता हूँ। ये ऊपर का पोर्शन आपका सपोर्ट रहेगा इसमें, और आपके अंदर जो ये चीज़ दिख रही है ये वाली, ये आपकी है पिस्टन, और जो खाली गैप है वो है एयर रूम। ये ध्यान दीजिएगा, खाली गैप को एयर रूम कहेंगे। और आपको पता है ये जब इस पर प्रेशर लगता है तो ये अप और डाउन करता है। ये जो आपका सॉफ्ट लगा है ये या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा, वो डिपेंड कर रहा है फोर्स कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है। तो हम जब इसको देखेंगे तो इन एयर पिस्टन डैम्पिंग यूजेज एयर चेम्बर, एयर पिस्टन डैम्पिंग में एयर चेम्बर यूज किया जा रहा है, जो आपका ये है, जो आप देख सकते हैं जिसके अंदर आपका पिस्टन फिटेड है, एयर रूम। तो ये एक एयर चेम्बर है जो यूज कर रहे हैं। इनसाइड द एयर चेम्बर, इनसाइड द एयर चेम्बर पिस्टन आर फिटेड। एयर चेम्बर के अंदर आपका पिस्टन लगा हुआ है जो मूव करेगा फोर्स के अकॉर्डिंग। दिस पिस्टन मूव अकॉर्डिंग टू द पॉइंटर स्पीड। आपकी बात वही आ गई, फोर्स स्पीड या पॉइंटर स्पीड बात एक ही है। जितना फोर्स लगेगा उतना मूवमेंट होगा। इट मीन्स आपका पॉइंटर जब रोटेट करेगा एक जगह से दूसरी जगह, ये चीज़ जब आपका पॉइंटर रोटेट करेगा, जैसे जैसे ये रोटेट करेगा इस साइड, आपका पिस्टन बाहर की ओर आएगा, और जब पॉइंटर अपनी फिर से इनिशियल पोजीशन पे आना चाहेगा तो आपका पिस्टन फिर से अपनी इनिशियल पोजीशन पे जाना चाहेगा। ये आपको फिगर से ही समझ में आ रहा होगा कि पॉइंटर अगर मूव कर रहा है अप, पॉइंटर अगर इधर मूव कर रहा है तो मतलब आपका ये चीज़ नीचे की ओर आएगा, और ये एयर चेम्बर इस साइड इसको फोर्स लगाएगा। और अगर ये इधर आ रहा है तो आपके एयर चेम्बर पे इस साइड से पॉइंटर की वजह से फोर्स लगेगा, और ये चेम्बर के अंदर की ओर जाएगी। तो व्हेन द पिस्टन इज मूव इनसाइड, देन ड्यू टू द मूव ऑफ एयर प्रेशर पिस्टन ट्राई कम्स आउटसाइड। जब हमारा मूवमेंट स्टार्ट होगा, जब हमारा पॉइंटर पे फोर्स आएगा, पॉइंटर अपनी जगह से, पॉइंटर अपनी जीरो इनिशियल कंडीशन से मूविंग कंडीशन में आएगा, मतलब हमें रीडिंग देने की कंडीशन में आएगा। उस समय पिस्टन पे एक फोर्स लगता है जो पिस्टन को मूव करवाता है, और जब पिस्टन मूव होती है तो पिस्टन के अपोजिट एयर चेम्बर में एक फोर्स लगेगा। It means the more air pressure piston try comes outside. If piston move outside, the inside pressure is decreased.
जब पिस्टन आपका इनसाइड मतलब बाहर की ओर रोटेट करेगा तो अंदर से प्रेशर ज़्यादा होगा, और जब पिस्टन आपका अंदर की ओर रोटेट करेगा तो बाहर से प्रेशर ज़्यादा होगा। ये कॉमन थिंग है, ये आपको पता ही होगा कि कोई भी चीज़ है अगर आप पीछे से धक्का देंगे तो आगे की तरफ जाता है, लेकिन उसमें आगे से भी एक फोर्स लगता है। आपने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा होगा, उसमें कभी भी देखिए आप, या न्यूटन्स लॉ देख लीजिए, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है। न्यूटन सेकंड लॉ में आप देखते हैं कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है जब तक कोई फोर्स ज़्यादा ना हो। अगर आपका बैक फोर्स ज़्यादा है तो आप आगे की ओर गिरेंगे, आपको कोई धक्का देता है। अगर आपका अपोजिट फोर्स जो है वो ज़्यादा है तो आप नहीं गिरेंगे, अपोजिट फोर्स कम है तो आप गिर जाते हैं। तो वही चीज़ इस पर लागू हो रही है। जब ये वाला फोर्स ज़्यादा है तो ये अंदर की ओर जाएगा, जब आउटसाइड का फोर्स ज़्यादा है तो ये बाहर की ओर आएगा। तो इट डिक्रीज पिस्टन ऑलवेज अपोजिट स्पीड, दीज रीजन डिफ्लेक्ट पॉइंटर कैन बी ईजिली बैलेंस। और यही रीज़न है कि इसको ईजिली बैलेंस किया जा सकता है, क्योंकि एयर चैम्बर है तो इसको बैलेंस करना आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये था आपका एयर पिस्टन डैम्पिंग, कि अगर एयर पिस्टन डैम्पिंग यूज कर रहे हैं आप तो किस तरह से वो वर्क करता है, उसमें कौन कैसे फोर्स लगता है। इसमें हम डिफ्लेक्शन फोर्स और कंट्रोलिंग फोर्स के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसके लिए कोई अलग से इसमें इंस्ट्रूमेंट नहीं लगाए गए हैं। इसमें से एक एक्स पॉइंट जोड़ा गया है जो पिस्टन से कनेक्ट किया गया है। पिस्टन आपका एयर चैम्बर में रखा गया है या एयर रूम में रखा गया है। जब हमारा पॉइंटर मूव करता है तो उसी के साथ साथ आपका पिस्टन भी मूवमेंट में आता है। अगर हमारा एयर चैम्बर रीडिंग दे रहा है, अब अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो एयर चैम्बर आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा, और अगर आपका पॉइंटर डाउनवर्ड जा रहा है तो आपका पिस्टन इनसाइड जाएगा। तो ये कॉमन सी चीज़ है, इसको आप देख लीजिएगा। एयर पिस्टन डैम्पिंग आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बात करेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग क्या होता है, आपने अभी तक क्या देखा? 3 चीज़ें देखी हैं आपने। स्प्रिंग कंट्रोल किस तरह काम करता है, डिफ्लेक्सिंग टावर पॉइंटिंग और कंट्रोलिंग टावर दोनों इक्वल होते हैं तब ये रीडिंग देता है, अदरवाइज फ्लैक्चुएशन होता है या अप या डाउनवर्ड रहेगा। इसमें स्प्रिंग लगा होता है कंट्रोलिंग के लिए। उसके बाद आपने देखा ग्रेविटी कंट्रोल। ग्रेविटी कंट्रोल में वेट लगे होते हैं, कंट्रोलिंग वेट और बैलेंस वेट, जो कंट्रोल करते हैं और हमें रीडिंग देते हैं। इसमें भी कार्य वही होता है, मूवमेंट होता है, फोर्स लगते हैं। उसके बाद आपने देखा एयर डैम्पिंग या एयर पिस्टन डैम्पिंग, कि हम एयर डैम्पिंग, एयर का एक डैम्प लेंगे या एयर बॉक्स लेंगे या एयर रूम लेंगे या एयर चैम्बर लेंगे, जो कुछ भी कह सकते हो, जिसमें हम पिस्टन लगा देंगे और उसका कनेक्शन पॉइंटर से कर देंगे। पॉइंटर जैसे जैसे मूव करेगा वैसे वैसे वो रीडिंग देता आएगा। ये 3 टॉपिक आपके हैं। इसके बाद इसमें आता है आपका फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग के बाद एडी करंट डैम्पिंग आता है। तो फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग क्या होता है ये आप आज ही देख लीजिए। एडी करंट डैम्पिंग में अगले लेक्चर में समझाऊंगा। तो फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग क्या होता है? फ्लूइड फ्रिक्शन में क्या होता है, एक बर्तन होता है या पॉट होता है जिसके अंदर आपका फ्यूल ऑयल भरा होता है, इंसुलेटिंग ऑयल। उसमें आपके वेंस लगी होती हैं। वेंस क्या होते हैं? वेंस एक तरह से ब्लेड कह सकते हो। आपके ट्रांसफार्मर में भी वेंस टाइप के लगे होते हैं, हालांकि उसको फिन्स कहते हैं, लेकिन होते वही चीज़ें हैं। तो इसमें वेंस लगे होते हैं चारों डायरेक्शन में, जिससे आपका पॉइंटर का कनेक्शन रहता है। इन दिस सिस्टम विथ ए पॉइंटर कनेक्ट वेंस। इस सिस्टम में आपका पॉइंटर दिख रहा है आपको, ये आपका पॉइंटर है जो वेंस, ये वेंस लगे हैं आपके चारों, जो वेंस से कनेक्ट है, ठीक। एंड वेंस आर डिप इनटू इंसुलेटिंग ऑयल, और वेंस आपका इंसुलेटिंग ऑयल में पूरी तरह से डिप है। व्हेन पॉइंटर आर मूविंग कंडीशन, देन द वेंस आर मूविंग एंड ऑयल प्रेशर ऑलवेज अपोज द स्पीड एंड स्टॉप द पॉइंटर। जब आपका पॉइंटर मूवमेंट करेगा, एक बात आप लोग ध्यान दे दीजिए कि हर एक थ्योरी में कंट्रोलिंग के चीज़ें वही हैं। पॉइंटर आपका मूव करेगा, उस पर फोर्स लगेगा, उस फोर्स के अपोजिशन एक फोर्स लगेगा, और जब वो दोनों फोर्स बैलेंस में रहेंगे तो हमें हमारी रीडिंग मिलेगी, अदरवाइज हमारी रीडिंग नहीं मिलेगी। ये कॉमन चीज़ें हैं। आपको कुछ भी ना याद रहे, आप फिगर बनाइए और ये चीज़ें लिख सकते हैं इसमें। तो इन दिस सिस्टम विद अ पॉइंटर कनेक्टेड वेंस एंड वेंस इन डिप are dip in insulating oil. When pointer are moving condition, then the vanes are also moving. जब आपका पॉइंटर मूव करेगा
जब आपका ये पॉइंटर मूव करेगा तो आपके ये बेंच भी मूव करेंगे, सिंपल सी बात है। जब आपकी ये चीज़ रोटेट कर रही है तो आपका ये पूरा रोटेट करेगा। तो व्हेन द पॉइंटर आर मूविंग कंडीशन, जब पॉइंटर आपकी मूविंग कंडीशन में आएगा उस समय आपका वेंस भी मूविंग कंडीशन में जाएगा। और जो वेंस मूव कर रहा है तो ऑयल की वजह से, क्योंकि वेंस पूरी तरह से ऑयल में डीप है और जब उस पर एक फोर्स लगेगा, जब तक तो अपने इनिशियल कंडीशन पे तब तक उस पर नल फोर्स है, जीरो फोर्स है, किसी तरफ नहीं लग रहा। अगर उस पर आप एक फोर्स लगाइए तो उसके अपोजिट में भी एक फोर्स लगता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है। तो जब हम आपका हमारा ये वेंस रोटेट करेगा तो ऑयल प्रेशर ऑलवेज अपोज द स्पीड एंड स्टॉप द पॉइंटर। तो ऑयल में जो प्रेशर है, हर चीज़ में प्रेशर होता है, तो ऑयल का जो प्रेशर है उस वेंस को अपोज करेगा रोटेट करने से, और उसकी स्पीड को स्लो करेगा या स्टॉप करेगा। और अगर जब वो स्टॉप कर देता है तो वहीं पे आपका रीडिंग मिल जाती है, मतलब उसके बाद फोर्स अब नहीं लग रहा है, आपका डिफ्लेक्टिंग फोर्स कम हो गया है या इक्वल हो गया, कंट्रोलिंग फोर्स है तो रुक जाएगा। और जब आपका डिफ्लेक्टिंग फोर्स कम होने लगेगा, कंट्रोलिंग फोर्स ज़्यादा होगा, मतलब ऑयल का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, वेंस का जो पॉइंटर का प्रेशर है कम हो जाएगा, तो पॉइंटर को अपनी पुरानी स्थिति में ले आके फिर से खड़ा कर देगा, मतलब अपने जीरो इनिशियल कंडीशन पे आ जाएगा। और इसका यूज बहुत ही कम होता है। इसका यूज कम होने का रीज़न ये है क्योंकि आपको ऑयल की सुग्राह्यता नहीं मिल पाती है। आपका ऑयल रखा है, एक बार रीडिंग, दो बार, तीन बार आपने रीडिंग निकाला, ऑयल पड़ा है, तो इंसुलेटिंग ऑयल में कुछ ना कुछ कमियाँ आती हैं। तो हो सकता है कुछ टाइम पीरियड बाद वो ऑयल ख़राब हो जाए तो आपको ऑयल चेंज करना पड़ता है। तो इन सब वजहों से इसका यूज बहुत ही कम किया जाता है। इसके बाद आपका एडी करंट है, डैम्पिंग, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना काफ़ी है, तो इसको आप ध्यान से एक बार देख लीजिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आपने देखा फ्लूइड फ्रिक्शन, एयर पिस्टन एंड ग्रेविटी कंट्रोल। इसके पहले लेक्चर में आपने देखा स्प्रिंग कंट्रोल, और उसके पहले उसमें आपने देखा था एरर ऑफ अमीटर एंड वोल्टमीटर और क्लासिफिकेशन ऑफ अमीटर एंड वोल्टमीटर देखा था। तो एक या दो लेक्चर में आपका ये अमीटर और वोल्टमीटर का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके।